अरे मैं सबका फैसला करता हूँ और तू मेरा फैसला करेगा। अरे उठता है कि मैं अभी सैनिकों को बुलाऊं। चल उठ यहाँ से। बेटा तू कोई बादशाह नहीं है। आज मौसम कितना सुहाना है। आए ऊपर वाले, ऐसे ही जंगल का माहौल शांत ही रखना, ताकि तपस्या मैं जब भी करता हूँ मुझे बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि खामोशी जंगल की बहुत ही सुकून देती है। चलो फिर से तपस्या शुरू करता हूँ। साधु महाराज ऐसे ही तपस्या पर बैठ जाते हैं और जंगल की खामोशी में अपनी तपस्या को जारी रखते हैं। एक दिन ऐसे ही पंडित साहब तपस्या पर बैठे होते हैं कि उत्तर प्रदेश का बादशाह अपने रथ पर वहां पर आता है और ये कहता है कि यहाँ पर तो जंगल बहुत ही मजे का और सुनसान है और शांति भी काफी ज्यादा है यहाँ पर, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ। लेकिन बैठूंगा कहाँ? चलो आगे जाता हूँ और कोई खूबसूरत सी प्यारी सी जगह देखकर वहां पर बैठूंगा। चलो ढूंढता हूँ कहीं अच्छी सी जगह। उचितगढ़ का महाराज ऐसे ही जंगल में आया जाया करता था। कभी वो शिकार को आ जाता था तो कभी वो खामोशी का आनंद लेने आ जाया करता था। तो ऐसे ही चलते चलते उसको साधु बैठे हुए नजर आ जाते हैं और राजा को साधु की जगह ही पसंद आ जाती है, ताकि मैं जहाँ पर साधु बैठे हैं वहीं पर बैठूं। अरे और तो कोई जगह भी नहीं जहाँ पर मैं बैठूं। ये साधु बहुत ही मजे से बैठा है। अरे मैं उचितगढ़ का राजा, जमीन पर तो नहीं बैठूंगा ना। इसी को उठाता हूँ और जहाँ पर ये बैठा है यहाँ पर बैठकर आनंद लेता हूँ और इसको कहता हूँ कहीं और जाकर बैठकर तपस्या कर। उठाता हूँ इसको। अरे ओ साधु, चल उठ यहाँ से। मैंने यहाँ पर बैठना है। तुझको पता नहीं चला कि उचितगढ़ का महाराज यहाँ पर आया हुआ है? तुम पहले ही जगह को खाली कर देता। हाँ चल उठ यहाँ से, मैंने यहाँ पर बैठना है। राजा के बार बार कहने पर भी पंडित आंखें नहीं खोलते तो राजा ये कहता है कि अरे तुमने उठना है कि नहीं? मैं कब से तुमको कहे जा रहा हूँ कि राजा साहब आ गए हैं और तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे पंडित चल उठ जा, वरना सैनिक बुलाकर फिर उठाऊंगा तो तुमको तकलीफ होगी। चल उठ यहाँ से। राजा के बदतमीजी और गलत व्यवहार से पंडित जी को अच्छा नहीं लगता। पंडित जी अपनी आंखों को खोल लेते हैं और तपस्या तोड़ देते हैं। अरे क्षमा करिएगा, मुझको पता नहीं था कि आप आने वाले हैं। अगर आप किसी के हाथ संदेश भेज देते कि मैं आने वाला हूं तो मैं इस जगह से उठ जाता। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं कोई मजे के लिए नहीं बैठा, मैं तपस्या कर रहा हूं और तपस्या से उठाना अच्छी बात नहीं होती। चाहे आप महाराज भी हैं, लेकिन महाराज को भी तो ये समझना चाहिए ना कि एक साधु जो तपस्या कर रहा है उसको उठाना अच्छी बात तो नहीं है। अरे तुम मुझको अब अच्छा और ना अच्छा सिखाएगा? अरे मैं बादशाह हूँ, बादशाह। अरे मैं सबका फैसला करता हूँ और तू मेरा फैसला करेगा? अरे उठता है कि मैं अभी सैनिकों को बुलाऊं। चल उठ यहाँ से।
बेटा तू कोई बादशाह नहीं है। बादशाह दिल से होना पड़ता है, जो हर एक की इज्जत करे, जो हर एक का मान रखे, अपमान नहीं करे। लेकिन तेरे दिल में बादशाह वाली कोई बात नहीं, तू एक बदतमीज है। जा, मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू आज से एक पत्थर की मूर्त बन के रह जाएगा और तेरा अहंकार अंदर ही अंदर चूर होता रहेगा, क्योंकि तू सब कुछ समझेगा और सुनेगा, लेकिन तू एक पत्थर की मूर्ति बना रहेगा, तू हिल नहीं पाएगा। जा, मैं तुझे आज से श्राप देता हूँ। मुझको श्राप दे रहा है। मुझको श्राप? अरे सैनिकों, पकड़ो इसको। यह बुढ़ा बहुत ही ज्यादा चालाक बन रहा है। बादशाह सलामत को अब ये पत्थर की मूर्त बनाएगा, श्राप देगा मुझको। पकड़ो इसको। जाने ना कहीं पाए ये। बादशाह अहंकारी था और किसी की भी इज्जत नहीं करता था, किसी की मान मर्यादा का लिहाज नहीं करता था। तो बादशाह अपने सैनिकों को पंडित को पकड़ने के लिए हुक्म देता है कि बादशाह सलामत एक पत्थर की मूर्त में बदल जाता है और उसके सैनिक भी साथ ही पत्थर की मूर्त बन जाते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। काश के तुमको बड़ों से बात करने की तमीज होती। चलो, जो जैसा करता है वैसा भर ही लेता है। अब पत्थर की मूर्त बने रहोगे तो शायद समझ जाओ, लेकिन मैं दिल से इतना भी बुरा नहीं हूँ। कोई नेक दिल का इंसान अगर तुमको बचाना चाहेगा तो वो बचा सकेगा, लेकिन कोई नेक आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ। साधु महाराज ने बादशाह को तो उसके अहंकार के बदले पत्थर की मूर्त तो बना दिया, लेकिन अब तो वो कहीं भी जा भी नहीं सकता था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और महारानी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और ये कहती है कि इतने दिन हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पहले तो जब भी कहीं भी जाते हैं मुझको बता कर जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तो कुछ भी नहीं मुझे कहा। आए ऊपर वाले, जहाँ भी हो ठीक हो, लेकिन ज्यादा दिन होने की वजह से मेरा दिल तो ऐसे नहीं मानेगा। मुझको लगता है कि वो किसी मुश्किल में है। किसी को अगर बताया तो पूरे राज्य में बात फैल जाएगी कि बादशाह गायब हो गया है और बहुत से लोग फिर राज तख्त हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करती हूँ, बाबू राम को बुलाती हूँ। बाबू राम ही बादशाह सलामत को ढूंढेगा और पता लगाएगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कहीं वो किसी मुश्किल परेशानी में तो नहीं फंस गए। वही तो एक भरोसेमंद है, क्योंकि अपने भाई से ज्यादा भरोसेमंद कौन होगा। बाबू राम को बुलाती हूँ। रानी साहिबा गरीब घर से थी, जो कि बाबू राम की बहन थी। बादशाह सलामत को रानी साहिबा से प्रेम हो गया था, इसीलिए उन दोनों ने शादी कर ली। तो रानी साहिबा अब किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहती थी, बस बाबू राम को, क्योंकि बाबू राम बहुत ही नेक दिल का इंसान था और उसने कभी भी ये नहीं समझा कि मेरी बहन रानी है और मैं उससे बहुत कुछ मांग सकता हूँ। वो नेक दिल है और खुद की मेहनत की खाता है। तो रानी साहिबा बाबू राम को बुलवा लेती है। अरे रोशनी, मुझको ना बहन रुक्मणी ने बुलाया है, तो मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। पता नहीं कोई बात हो सकती है कोई, लेकिन मुझको खास तौर पर बताया नहीं। सैनिक आया था एक, तो अब मैं बात सुनकर आता हूँ रानी साहिबा की। तो अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जी ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। बेटी चुटकी जब स्कूल से आ जाती है तो फिर वो देखती रहती है कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। और बहन रुक्मणी को मेरी तरफ से भी हाल चाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जाए, ध्यान से जाइएगा। अरे हाँ बाबा, हाँ, ख्याल जरूर रखूंगा। जब भी जाता हूँ ख्याल रखिएगा। अरे बाबा, अपना भी ख्याल रखा करो, तुम भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी ख्याल रखना।
और जब चुटकी आ जाए तो कहना बाबा आ ही रहे हैं, काम थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए थोड़ी सी देर हो गई है, आ ही रहे होंगे। बस उसको इतना कह देना तो थोड़ी देर संभल जाएगी। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब। इतना कहकर बाबूराम घर से राजमहल की तरफ चला जाता है। अरे पता नहीं आज रानी साहिबा ने क्यों बुला लिया। अरे मेरी बहन ने तो कभी भी इतनी जल्दी में नहीं बुलाया मुझको। जरूर कोई बात होगी, कोई ज्यादा ही परेशानी वाली बात ना हो। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। ये तो अब जाकर ही पता चलेगा कि वहां पर क्या हुआ है जो इतनी जल्दी में रुक्मणी ने मुझको बुला लिया। चलो चलता हूँ, देखता हूँ जाकर। बाबूराम ऐसे ही परेशान था कि उसकी बहन रुक्मणी ने उसको क्यों बुलाया था और वो अब इसी परेशानी में राजमहल की तरफ जा रहा था। अरे बहन बताओ क्या बात है, बहुत ही परेशानी में लग रही हो और मुझे जल्दी जल्दी भी बुलाया है घर से। क्या मसला है, जल्दी से बताओ मुझको। मैं तो खुद परेशान था कि पता नहीं पहले तो रुक्मणी ने इतनी जल्दी में कभी बुलाया ही नहीं। बताओ क्या बात है। और राजा साहब भी नजर नहीं आ रहे। उनके बारे में ही तो बात है भैया। काफी दिन हो गए हैं, राजा साहब घर से बाहर गए हैं और अभी तक नहीं आए। मैं इतनी परेशान हूँ और मैं किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि जिसको भी पता चला कि राजा साहब गायब हो गए हैं तो सबने राजगद्दी पर हमला कर देना है। बस फायदा उठाने वाले लोग हैं। तो भैया इसीलिए आपको बुलाया है कि पता करें। चुपके से हर चीज आपके हाथ में है। आप देखें कि राजा साहब को क्या हुआ या कहीं गए हैं, ये पता लगाएं। क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, ना उनका कोई संदेश आया, ना कोई पता चला, ना उन्होंने मुझको बताया है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भैया पता करवाइए राजा साहब कहाँ हैं। अरे बहन क्या 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 राजा साहब गुम गए हैं? अरे ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। क्यों जब गए थे तो बताया नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ? अरे बहन वाकई ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। थोड़ा सा कुछ सोचो कि उन्होंने कुछ तो बताया होगा। भैया मुझको बस इतना ही पता है कि जिस दिन वो शिकार पर गए थे ना, उस दिन के बाद मुझे ये नहीं पता कि वो महल आए थे कि नहीं, लेकिन मुझे ये कहा था कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ। अब आगे नहीं पता शिकार के बाद कहाँ गए या जंगल में ही है। अरे बहन ये जो बात है ना, ये मेरे बहुत काम की है। अब मुझे ये पता चल गया है कि बादशाह सलामत शिकार पर गए थे। अब मुझे जंगल से शुरू करना पड़ेगा। चलो कुछ ना कुछ तो पता चला ना। चलो बहन ठीक है, परेशान मत होना, मैं ढूंढ लूंगा। ऊपर वाला सब कुछ अच्छा ही करेगा, बादशाह सलामत मिल जाएंगे। चलो ठीक है, मैं अब अपनी छानबीन शुरू करता हूँ, फिर तुमको बताऊंगा आकर, ठीक है? इतना कहकर बाबूराम राजमहल से चला जाता है ताकि बादशाह सलामत को ढूंढे जंगल में जाकर, क्योंकि बादशाह सलामत जंगल में ही शिकार करने गए थे। तो बाबूराम ने सोचा जंगल से ही शुरू करते हैं। तो बाबूराम अब जंगल की तरफ जा रहा था। चलते चलते बाबूराम उसी साधु से जाकर टकरा जाता है, क्योंकि वो सामने ही तपस्या पर बैठा होता है। और बाबूराम उसके पास चला जाता है और उसको ये कहता है कि साधु महाराज आपके चरणों में प्रणाम। साधु महाराज मैं बहुत ही परेशानी में इस जंगल में घूम रहा हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं? बहुत मेहरबानी होगी आपकी।
और बेटा क्या हाल है, ठीक हो? बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम इतनी इज्जत के साथ, इतने संस्कारी तरीके के साथ बुला रहे हो, बात कर रहे हो मेरे साथ। ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरे पास कोई आया था, बहुत बदतमीज था। तुम्हारा अच्छे तरीके से बोलना मुझे अच्छा लगा और उसकी बदतमीजी मुझको याद आ गई। लेकिन चलो, मुझे अच्छा लगा तो बोलो बेटा, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्यों परेशान हो तुम? पंडित जी, मेरी बहन उचितगढ़ की महारानी है और वहाँ के राजा जी जो काफी दिनों से गायब हैं, और महारानी ने मुझको बताया, जो कि मेरी बहन है, सकी बहन है मेरी, उसने मुझको बताया कि वो जंगल शिकार करने गए थे तो वापस लौट कर नहीं आए उस दिन से। तो मैंने सोचा सबसे पहले जंगल जाकर देखा जाए, छानबीन की जाए। तो आपको मैंने देखा तो मैंने कहा शायद आपने देखा हो उनको। तो पंडित जी, आपने महाराज को कहीं देखा है? पंडित को पता चल चुका था कि ये वही बदतमीज महाराज की बात कर रहा है, तो पंडित उसको ये कहता है कि हाँ, मैंने देखा है और आज भी मैंने देखा है। यहाँ से थोड़ी सी दूर ही, मतलब कि थोड़ा सा आगे जाओगे, एक घोड़े और एक रथ भी खड़ा है वहाँ पर। शायद वो तुम्हारे बादशाह सलामत का ही है, देख लो जाकर। ये यहाँ से सीधे ही जाना है तुमने। अरे पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे तो ऐसे जैसे दुनिया ही मिल गई, क्या ही बात है, बहुत शुक्रिया। मैं जाकर देख लूं, ठीक है? आकर फिर मिलता हूँ आपसे। बाबूराम वहाँ चला जाता है और देखता है कि सैनिक भी और बादशाह सलामत भी पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं, और वो देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? बादशाह सलामत पत्थर की मूर्त बन चुके हैं? अरे अरे रे 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 रे, इनको क्या हो गया? बाबूराम ऐसे ही बात कर रहा था कि पीछे से पंडित भी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि और बेटा, पत्थर की मूर्त मैंने बनाया है इसको, क्योंकि मैंने इसको श्राप दिया है। अरे साधु महाराज, आपने राजा साहिब को श्राप क्यों दिया? राजा साहब ने क्या कहा था आपको? साधु महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, राजा साहब को ठीक कर लीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए मैं ला देता हूँ, लेकिन बादशाह सलामत को पत्थर की मूर्त मत बनाइए। बेटा, मैंने पत्थर की मूर्त नहीं बनाया, इसने खुद बनाया है। मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हारा बादशाह सलामत बहुत ही ज्यादा बदतमीज और नहायत ही बेवकूफ इंसान है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। ये शिकार करने आया तुम्हारा बादशाह सलामत, मैं तपस्या पर बैठा था और इसने मुझको उठाकर ये नहीं कहा कि क्या हाल है आपका, क्योंकि ये क्यों कहेगा मुझको, ये कौन सा जानता था। लेकिन ये मुझको उठा रहा था इसलिए कि यहाँ से उठ बुढ़े पंडित, मैंने यहाँ पर बैठना है। तो तुम ये बात सोचो कि एक तपस्या पर पंडित बैठा है, उसकी इसके दिल में कोई इज्जत नहीं। तो इसलिए मुझको बहुत ज्यादा बुरा लगा था, तो मैंने इसको श्राप दिया था। ये मना भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको श्राप दे दिया। अरे पंडित जी, माना उन्होंने गलती की, लेकिन मैं अब ये कहता हूँ कि इनके बिना राजमहल बिल्कुल सूना है, और जो दुश्मन है वो हमला कर सकते हैं राजगद्दी पर और राजगद्दी छीन सकते हैं। इसीलिए बहुत खतरा राजमहल पर मंडरा रहा है। तो आपसे विनती है, इनको ठीक कर दें, जो भी हो सकता है आप कर लें, लेकिन इनको ठीक कर दें। एक गलती तो भगवान भी माफ करता है, तो आप भी कर दें। पंडित जान गए थे कि बाबूराम बहुत ही दिल का अच्छा इंसान है, लेकिन वो फिर भी बाबूराम को ऊपर ऊपर से ये कहते हैं, बेटा, ये श्राप ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मूर्ति के बदले मूर्ति बनना पड़ेगा। क्या तुमको मंजूर है? बादशाह सलामत मूर्ति से बदलकर इंसान बन जाएंगे और जो इनको ठीक करवाएगा वो खुद मूर्ति बन जाएगा। तुमको मूर्ति बनना पड़ेगा, तो क्या कहते हो, बनोगे? जी जी पंडित साहिब, आप मुझको मूर्ति बना दें, लेकिन बादशाह सलामत को ठीक कर दें, क्योंकि मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन बादशाह सलामत तो बादशाह है। आप इनको ठीक कर दें बस। जैसे ही बाबूराम ये कहता है कि मूर्ति मुझको बना दे, बादशाह सलामत को ठीक कर दें, तो मूर्ति में से आवाज आती है, अरे बाबूराम और पंडित जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है
तो ये सुन लें, मैं इसी लायक हूँ और मुझको मूर्ति ही बना रहने दें। नहीं जरूरत मुझको ठीक करने की, क्योंकि मैंने एक साधु की, एक पंडित की तपस्या को भंग करके उनके साथ बदतमीजी की और ये बहुत ही बुरी बात है। आप मुझे बना रहने दें, ये शराब मुझ पर रहने दें ताकि मुझको समझ आए कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। बाकी पंडित जी मुझको माफ कर दीजिएगा। बादशाह सलामत जैसे ही माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कि मुझे बना ही रहने दें, मेरी गलती है और मैंने बहुत बुरा किया, तो एकदम से चमत्कार होता है और बादशाह सलामत मूर्ति से बदलकर एक इंसान के रूप में आ जाते हैं। अरे 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 ये क्या हुआ? मैं तो ठीक हो गया। अरे मैं तो ठीक हो गया। हाँ बेटा, तुम ठीक हो गए, क्योंकि इंसान के अपने ही हाथ में है अच्छाई करना और बुराई करना। तुमने बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुमने अच्छा किया क्योंकि तुमने माफी मांगी और तुमने ये कहा कि मुझसे गलती हुई है और मुझे माफ कर दें, तो ये श्राप खुद ब खुद हट गया तुमसे। तो हमेशा जो इंसान गलती करता है, गलती से सीखता है और फिर उसकी माफी मांगकर उसको तर्क कर देता है, खुद से दूर कर देता है कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ऐसा इंसान हमेशा ही खुश रहेगा, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखेगा। तो ऐसे बादशाह सलामत अपनी गलती मानकर ठीक हो जाते हैं और पंडित का श्राप भी हट जाता है। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि अच्छाई करोगे तो अच्छा ही होगा और बुराई करोगे तो बुरा ही होगा, और हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए।